दुनिया में बहुत ही गेम आए और गए, लेकिन एक गेम जिसने वीडियो गेम की दुनिया में क्रांति लाने का काम किया, जिसके लॉन्च होने के 3 महीने के अंदर ही 5 मिलियन कॉपीज़ बिक गई और साल भर के अंदर 70 मिलियन कॉपीज़। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं द बेस्ट सेलिंग, हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंड मोस्ट प्लेड वीडियो गेम ऑफ ऑल टाइम पबजी के बारे में। तो वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेकी फैक्ट्स पे, जहां हम बात करने जा रहे हैं हाउ पबजी आइडिया केम। हियर वी गो। Like spirits, I murder with my lyrics. Like spirits, I murder with my lyrics. तो इन सारे बैटल रॉयल वीडियो गेम्स की कहानी की शुरुआत होती है एक जापानीज नोवेल जिसका नाम भी बैटल रॉयल था। इसे सन 1999 में एक जापानीज ऑथर कोशुन तकामी ने लिखा था। ये नोवेल लोगों को इतनी पसंद आई कि इसके ऊपर मूवी बनाई गई, जिसे दिसंबर 2000 में रिलीज़ किया गया। IMDb पे इसकी रेटिंग 7.6 थी। हालांकि यह एक कंट्रोवर्शियल मूवी थी, जिसमें कुछ बच्चों को एक डेथ आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि एक दूसरे को मारो, नहीं तो गवर्नमेंट उन्हें मार देगी। इस तरह से एंड में जो सरवाइव करता है वही विनर होता है। यह एक किलर किड मूवी थी, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स को एक दूसरे को मारते हुए दिखाया गया था। यही कारण था इसके इतने कंट्रोवर्शियल होने का। फिर भी यह मूवी लोगों को बहुत पसंद आई और लोग इमेजिन करने लगे कि अगर वो इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। खैर, इसके काफ़ी सालों बाद 2012 में एक और मूवी आई, द हंगर गेम, जिसने लोगों की उस इमेजिनेशन को और बढ़ा दिया। हंगर गेम्स भी बैटल रॉयल की तरह एक सर्वाइवल मूवी थी। इसमें फ़र्क बस इतना था कि यहाँ कुछ लोगों को किडनैप करके लाया जाता है, जिन्हें एक दूसरे को मार के सर्वाइव करना होता है। हंगर गेम से ही इंस्पायर होकर 2012 में एक गेम रिलीज़ हुई जिसका नाम था माइनक्राफ्ट हंगर गेम्स। माइनक्राफ्ट ही बैटल रॉयल मोड का पहला गेम था, जबकि हम में से कईयों को लगता है कि बैटल रॉयल मोड का पहला गेम एक शूटिंग गेम था, जबकि ऐसा नहीं है। माइनक्राफ्ट एक माइनिंग एंड क्राफ्टिंग से रिलेटेड गेम था, जिसमें एक लूट के अराउंड सर्कल में लोगों को छोड़ दिया जाता है। इस सर्कल के बीच में जो लूट होता है उसमें माइनिंग एंड क्राफ्टिंग से रिलेटेड हथियार होते हैं और सभी प्लेयर्स को अपने मुताबिक हथियार लेके इस गेम में सरवाइव करना होता है। ये बैटल रॉयल मोड का बहुत ही बेसिक सा गेम था। इसके ग्राफिक्स भी बहुत सिंपल थे, लेकिन इस गेम का जो बेसिक आइडिया था वह बैटल रॉयल मोड पर ही आधारित था। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थंबनेल में तो लिखा था, क्या किसी फोटोग्राफर ने इसे डेवलप किया है? तो जी हाँ दोस्तों, अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, ब्रैंडन ग्रीनी। ये आयरलैंड के एक फ़ोटोग्राफ़र एंड ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। ब्रैंडन ग्रीनी थे तो आयरलैंड के ही, लेकिन शादी के बाद वो अपनी वाइफ के साथ ब्राज़ील में रहने लगे। लेकिन कुछ सालों बाद उनका डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स के बाद वो अपने देश वापस आ गए। आयरलैंड आने के बाद उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले, लेकिन वह बाकी सभी गेमों से बहुत ऊब चुके थे। माइनक्राफ्ट ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उन्होंने 2013 में पहला बैटल रॉयल मोड का शूटिंग गेम रिलीज़ किया, जो कि था DayZ। DayZ ही बैटल रॉयल मोड का पहला फर्स्ट पर्सन शूटिंग मोड था, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट माइनक्राफ्ट से लिया गया। माइनक्राफ्ट की तरह
डेजर्ट में भी प्लेयर्स को एक सर्कल के अराउंड छोड़ा जाता था, जहां सेंटर में रखी लूट में से उन्हें सामान निकाल के एक दूसरे को मार के सरवाइव करना होता था। इसमें भी वही 24 प्लेयर होते थे, लेकिन माइनक्राफ्ट से इसे थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ब्रेंडन ने इसके ग्राफिक्स और कुछ नए आइडियाज़ डाले, जैसे कि सप्लाई क्रेडिट्स का पहला इस्तेमाल इसी गेम से शुरू हुआ। ये गेम बहुत चला और ब्रेंडन खुश हुए। डेजर्ट की कामयाबी के बाद साल आया 2014। ब्रेंडन ने एक नया गेम लॉन्च किया, आर्मा 3 का जो बेसिक थीम था वो पूरा पबजी की तरह ही था। आप कह सकते हैं कि पबजी का पूरा आइडिया आर्मा 3 से ही लिया गया है। इसमें अब प्लेयर्स को एक लूट के अराउंड नहीं छोड़ा जाता था, अब इसमें डिप्लॉय सिस्टम शुरू हुआ। एक प्लेन में से प्लेयर्स को डिप्लॉयड किया जाता था अलग अलग जोन में। यहाँ पर 36 प्लेयर लिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, पबजी में 100 लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 36 प्लेयर लिए जाते थे, जिन्हें प्लेन के ज़रिए अलग अलग जोन में छोड़ा जाता था। प्ले जोन और रेड जोन का जो कॉन्सेप्ट है, जो आज भी पबजी में देखा जाता है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। ब्रेंडन ने इस गेम में काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट लाए और सबसे ख़ास बात, पबजी में जो आज हम सुनते हैं विनर विनर चिकन डिनर, इस वर्ड की शुरुआत इसी गेम से हुई। विनर विनर चिकन डिनर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ रात में डिनर कर रहे हैं और आप डिनर तभी कर पाएंगे जब आप विनर होंगे। सो अगर आप जीतेंगे देन यू आर अ विनर एंड देन यू कैन हैव डिनर विथ योर फैमिली। सो विनर विनर चिकन डिनर। आर्मा 3 के बाद साल 2016 में गेम आया H1Z1 किंग्स ऑफ द किल। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब डेजर्ट और आर्मा 3 बहुत फेमस हो रहे थे, तब सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के जो CEO है, उन्होंने ब्रेंडन को कॉल किया और उनसे कहा कि आप हमारे लिए भी बैटल रॉयल मोड का एक गेम बनाएं। तब काम शुरू हुआ H1Z1 किंग्स ऑफ द किल के ऊपर। ये 2016 में रिलीज़ हुआ। के पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि दुनिया में H1Z1 नाम का वायरस फैल गया है और लोग ज़ोंबीज़ बन रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। दुनिया की आधी आबादी ख़त्म हो चुकी है और सर्वाइवल के लिए बहुत कम रिसोर्सेज बाकी हैं। ये गेम बहुत चला, इसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे थे और उसी साल 2016 में 2 और नए गेम लॉन्च हुए, जो थे कलिंग और आर्क द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कलिंग में कुछ 72 लोगों को एक सर्कल में प्लेन से छोड़ा जाता था, जहां उन्हें न सिर्फ एक दूसरे से लड़ना होता था बल्कि डायनासोर से भी लड़ना होता था। इस फिल्म के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे थे। कलिंग और आर्क में अंतर ये था कि कलिंग में डायनासोर्स थे और आर्क में डायनासोर्स नहीं थे। इन सब से एक कंपनी इंस्पायर हो रही थी, जो थी ब्लू होल। तो 2016 आ गया और अभी तक पबजी लॉन्च नहीं हुआ था और हम में से कईयों को लगता है कि पबजी ही पहला बैटल रॉयल गेम है, तो ऐसा नहीं है। ब्लू होल एक साउथ कोरियन कंपनी थी जो कि ब्रेंडन के डेजर्ट और आर्मा 3 के काम से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थी। उसके बाद आर्क और कलिंग की बिक्री से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ब्रेंडन को अपने साथ मिला लें, और उसके बाद काम शुरू हुआ एक लेजेंडरी गेम पे, डैट इज़ पबजी। जी हाँ, 2017 में पबजी आया। ब्रेंडन और उनकी टीम ने 1 साल के अंदर ये गेम बनाया और 2017 में ये लॉन्च हुआ। ये गेम इतना ज़्यादा चला कि इसकी 3 महीने के अंदर 5 मिलियन कॉपीज़ और 1 साल के अंदर 70 मिलियन कॉपीज़ बिक गई। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अभी तक सबसे ज़्यादा एक्टिव प्लेयर हैं और 2020 तक इसने $4.3 बिलियन की कमाई की है। पबजी ने वीडियो गेम्स की दुनिया को लिटरली बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। पबजी के फेमस होने का दूसरा कारण इसका ईज़िली अवेलेबल होना भी है। अकेले पबजी मोबाइल ने
$1.3 बिलियन की कमाई की है। अब देखना ये होगा कि फ्यूचर में पबजी से भी कोई बेहतर गेम लॉन्च होता है या नहीं। तो दोस्तों, यही थी द लेजेंडरी गेम पबजी के पीछे की पूरी कहानी। तो आई होप कि आपको पबजी के पीछे की पूरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा बैटल रॉयल मोड पसंद है, और आपको क्या लगता है कि भारत से भी कोई ब्रेंडन ग्रीनी होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक से भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Thou like spirits, I'm burning with my lyrics.